भी बड़े बड़े जजेस देखे जिन्होंने बड़ी बड़ी डीलिंगें करी है, लेकिन इनमें एक बात क्या आती है प्रदीप भाई के जो आपसे रिलेशन होता है ना, अभी समझ लो आप इंटरव्यू कर रहे हो, 7 साल बाद में मान लो मैंने सोसाइटियां रजिस्टर्ड करके जिस फॉर्म के लिए भी मैं लग रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी भी पुष्कर में मेरी सोसाइटी हो, मेरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो, मेरे 10 पशुपालक हो जिनके ऊपर हमारे पास ही ये बर्डन हो कि पुष्कर में अब रिंग कौन कराएगा और किस तरह का बंदोबस्त होगा। क्योंकि इसमें भी क्या होता है प्रदीप भाई, जब ग्रुप में ज्यादा मेंबर ऐड हो जाते हैं ना, जब ज्यादा एडमिन आ जाते हैं तो उनकी ज्यादा राय आना शुरू हो जाती है, ज्यादा वो ऐसे बोले तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स हो जाती है। पॉलिटिक्स हो जाती है। तो फिर क्या है, उस पॉलिटिक्स में क्या है, एक ट्रैक नहीं बन पाता है। जितने कम मेंबर होंगे उतने ज्यादा अच्छा काम होगा, उनके पास उस काम की बर्डन होगी, कोई निठल्ला ब्रीडर नहीं घूमेगा, बिल्कुल सबके पास अपना अपना एक स्कोप होगा, उनके काम की बर्डन होगी, तो वो अपने काम को बेहतरीन 7 लोगों में 10 लोगों में उनमें एक इच्छा होगी कि यार मैं मेरा काम अच्छा करके दिखाऊं इन 8 लोगों में। बिल्कुल। तो एक ग्रुप में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो रिंग में दिखाई देगी। आजकल क्या होता है प्रदीप भाई कि मेरे फ्रेंड का है, मैं जज बन गया, 4-5 सालों से इन्होंने शुरू कर दिया, 8 साल मेरे को जजिंग में हो गए। अब पर्सनली फोन किया कि यार भाई साहब यार अपना घोड़ा वहां लगने वाला है, तो प्लीज आप थोड़ा सा नजर उस पर रखना। बस ये उनका कहना होता है, और उस जजेस का वहां पे 5 नंबर ज्यादा प्लस कर देना होता है। पर ये गलत है ना, ये गलत है। मेरे को लगता है कि रिंग में अगर जज खड़ा है ना तो उसका दर्जा है भगवान के बराबर, भगवान डॉक्टर की तरह, एक है ना, वकील की तरह, हाँ, और एक ड्राइवर की तरह, तो भगवान के बराबर दर्जा है। तो भगवान को गलत नहीं करना चाहिए। जिस तरह प्रदीप भाई मैं बताता हूँ आपको, ये लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक, इनको क्या सामाजिक विज्ञान का ज्ञान है। हाँ, किसका ज्ञान है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते, पॉलिटिक्स का ज्ञान है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हुए कि यार आंसू पंडित तो यार पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं उनके लिए भी मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि मेरे भाई लोगों कि मेरे को केवल पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, मेरे को सामाजिक विज्ञान की नॉलेज नहीं है, मेरे को आध्यात्मिक नॉलेज भी है। तो मेरे पास में तीनों नॉलेज है। तो मैं जब समझाता हूँ किसी चीज को तो मैं सोचता हूँ यार मेरे भाई बंधुओं को, मेरे पशुपालकों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब क्लास में भी 50 तरीके की कैटेगरी होती है बच्चों की। अब जरूरी थोड़ी ना 10 जो आगे टेबल पे बैठे हैं वो स्मार्ट होते हैं, पीछे वाले नहीं होते हैं। तो टीचर को पीछे वाला समझ जाए उस हिसाब से हर तरीकों को यानी कि हर व्यक्ति को, यानी कि किसान हो, ब्रीडर हो या कोई भी हो ओवरऑल, सबको अच्छे से समझ में आ पाए। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे ये बात बोली थी, नेतृत्व वाली बात होती है, गाइड करना, बिल्कुल गाइडेंस करना। इंग्लिश में बोलेंगे, प्योर हिंदी में बोलेंगे नेतृत्व, और मारवाड़ी में बोलेंगे ताड़ना, सुधारना। मैंने पहले भी ये बात बोली थी और कुछ लोगों ने इस पे बोला था कि यार ये क्या पंडित जी बोल रहे हैं कि भाई ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सदा ताड़न के अधिकारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण में चौपाई है। बिल्कुल। सुंदरकांड में भी आप सुनोगे, सुंदरकांड में भी आप ये चौपाई सुनोगे, रामायण में भी आप ये चौपाई सुनोगे। इसका मतलब क्या है, ढोर, जो ढोर होते हैं, ढोर किसको कहते हैं अपन, जो गधे की तरह हरकतें करते, कहते हैं ना गधा है क्या यार, समझे? तो ढोर और गंवार, गंवार का मतलब होता है कि जिसमें कॉमन सेंस नहीं है, जिसमें संस्कार नहीं है, कि नाखून बढ़ रहे हैं पता नहीं है, कपड़े मेले हैं, नहाने का पता नहीं है, कहीं पे भी खा लेगा, उनको कहते हैं गंवार। ढोर गंवार शूद्र, शूद्र जाति को नहीं कहते हैं। इस पे भी कुछ लोगों ने इंटरनली व्यक्तिगत खुद पे ले लिया था कि शूद्र, शूद्र तो एक जाति, मतलब शूद्र एक व्यक्तिगत जाति नहीं होती है। शूद्र कहा जाता है एक रहन सहन को, कि तू शूद्र की तरह रह रहा है। तो शूद्र एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है, कोई भी शूद्र की तरह रह सकता है। कई ब्राह्मण भी है जो शूद्रों की तरह रहते हैं, जिनको खुद के कर्म का पता नहीं है, सुबह उठते ही दारू पी लेंगे, मदिरा सेवन कर लेंगे, अय्याशियां करेंगे, लड़कीबाजी, तो वो शूद्र है, वो शूद्र की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो इनको ताड़ने की जरूरत होती है, इनको नेतृत्व देने की जरूरत होती है, इनको गाइडेंस देने की जरूरत होती है। तो और खुल के क्या है, और होता क्या है कि खुल के समझाने से क्या है, सबको समझ में भी आ जाता है। तो इसमें कई लोग होते हैं जो बेचारे ट्रोल करने वाले, उनको मतलब नहीं है, केवल अपनी जीबी खर्च करनी है। नहीं, जीबी नहीं। अब देखो ट्रोल करने वालों में क्या होता है ना, घोड़ा मार्केट में जहां तक मैंने अनुभव किया है, अपने आप को होशियार समझते हैं। जैसे कि मेरी लैंग्वेज में बोले तो बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना, है ना, ये एक छोटा सा डायलॉग है जो मैंने भी कहीं सुना है। मानो तो मानो, अपना बुरा है अपना अच्छा है, हाँ, किसी का नहीं। ऐसे बोलते कि अपने आप को होशियार समझने का पूरा अधिकार है, पर दूसरे को पागल समझने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो इसलिए होशियार ना समझे और दूसरों को और नहीं, अगर अपने आप को होशियार समझे तो अच्छी बात है, पर दूसरे को पागल भी ना समझे, क्योंकि दूसरा भी क्या रोटी सब्जी खाता है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कि घास खा रहा हो।
बिल्कुल, घास खाने वाले में भी दिमाग होता है। हमारे महाराणा प्रताप ने जंगलों में कई घास खाई थी हाँ। और महाराणा प्रताप का साथ भील जाति ने दिया था। तो बिल्कुल। भील जाति शूद्रों में नहीं आती है, उनकी जाति है भील। तो जब राजाओं ने गढ़ से महाराणा प्रताप जब निकल गए थे तो किसी बड़े जाति वाले ने उनकी मदद नहीं की थी। महाराणा प्रताप की युद्ध में सबसे ज्यादा मदद ही भील जातियों ने करी है। तो महाराणा प्रताप ने उनका नेतृत्व करा था। तो अपनी बात आती है ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सदा ताड़न के अधिकारी। तो इनको नेतृत्व करने वाला मिलना चाहिए, ये अच्छे बन सकते हैं। यानी कि अच्छा, अगर अच्छा ही जजिंग हो रिंग में, तो मेरे को लगता है कि जो हिंदुस्तान का जो घोड़ा मार्केट है ना, ये जो अभी चल रहा है, मेरे को लगता है इसका 2 गुना हो जाए। 2 गुना हो जाएगा, प्लस सबके पास में अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो ये अभी प्राइस इतनी हाई गई है, ये लो आ जाएगी, क्योंकि जब वेराइटी चारों तरफ होगी और हर आदमी का भी सपना पूरा हो पाएगा। हर आदमी का, लेकिन ये सपना कौन पूरा कर सकता है? अपन लोग ही कर सकते हैं, जो पशुपालक है, हाँ, जिनको ज्यादा लालच नहीं करना और पर्टिकुलर एक आदमी कर नहीं सकता। लेकिन ये कलयुग है, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, वो अपन तो अपना ज्ञान दे रहे हैं, हाँ, वो होगा। हाँ, इस ट्रैक पे केवल 5% लोग चलेंगे जो त्यागी है। हाँ। क्योंकि पैसा जो होता है ना प्रदीप भाई, जैसे इसमें फिर मैं कहावत कहता हूँ, मेरी आदत है, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा आध्यात्मिकता से एक स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे में कुदरती होती है। और हमारा पहला कर्तव्य, हमारी प्रथम अपॉर्चुनिटी यही है कि हम लोगों को अच्छे से गाइडेंस करें, उनको अच्छे से ज्ञान दें। ठीक है, तो इसमें वापस मेरी वही बात आएगी कि जैसे इसमें अपन बात करें कि काफी लंबा समझ, अब जैसे आध्यात्मिकता पे मैं बात आता हूँ तो कई रियल स्टोरियां आती है, तो उससे थोड़ा सा मेरी भी हार्ट बीट चालू हो जाती है। कई बार सोचता हूँ कि कहना सही रहेगा या नहीं, इस बात को लोग ग्रहण कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि कई बार लोग कह देते हैं कि बात तो घोड़े की हो रही थी, पता नहीं पंडित जी कौन से पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, पॉइंट पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस पॉइंट को वहां ठहरा के एक एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि मेरे पशुपालक, मेरे नए जो फॉलोअर्स है, वो इजीली समझ जाए और इजीली समझकर उस चीज को खुद के ऊपर धारण करें और लोगों को भी समझाएं, और घोड़े के ऊपर एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उनकी नस्ल के सुधार के लिए आगे आए। बिल्कुल, है ना। जैसे अभी मैं रिंग की बात करूं प्रदीप भाई, तो जैसे मैं उनसे कभी व्यक्तिगत मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने उनकी काफी तारीफ सुनी है, उनके काफी मैंने काम देखे हैं, लेकिन रिंग में उनको कहीं इन्वाइट नहीं किया जाता है। कई बार किया भी जाता है, हो सकता है वो अपने काम के चक्कर में वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मेरी नजर में एक ओल्ड आदमी है, ढूंढ लोड वाले, अपने बोनी बना, बिल्कुल, उनको काफी नॉलेज है, बिल्कुल, वो एक रियल जज है। प्रदीप भाई, मैंने उनको देखा है आज के 6-6 साल पहले, जब कोई चिप के बारे में जानता नहीं था, जब कोई पासपोर्ट के बारे में जानता नहीं था, जब कोई इनर ब्रीडिंग के बारे में जानता नहीं था, तब वो पुष्कर मेले में एक छोटा सा अपना कैंप लगाकर, उनका वर्क देखो, जबकि वो बंदा खुद की फैमिली को लाके पुष्कर में एंजॉय कर सकता है, नॉर्मल लोगों की तरह घूम सकता है, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो एक समय दे रहा है, सबसे अमूल्य, सबसे बलवान, सबसे ताकतवर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दूसरे नंबर की, वो है समय। बोनी बना ने 7 साल पहले ये चीज आके चिल्ला चिल्ला के लोगों को माइक में, काफी लोगों को समझाई कि अपने घोड़ों को रजिस्टर्ड करें, उनका डीएनए पहुंचवाएं, ताकि आगे लोग आपके घोड़े का नाम लेकर फेक बच्चा ना बेचे। अब इसमें भी मोनोपोली होगी, समझ रहे हो, हर कोई आदमी डीएनए नहीं कराना चाहता है। तो डीएनए करा लेगा तो फिर फेक बच्चे कैसे बेचेगा? तो इसके लिए मैं कहता हूँ बोनी बना को फॉलो करो। वो और उन्होंने, मेरे को शायद लगता है कि उस टाइम मैं शायद यूट्यूब वाली लाइन में नहीं था, पर मैंने सुना है कि उस टाइम पे वो मेले में कांटे वाली लगाम का भी खूब विरोध किया है उन्होंने। हाँ, ये इन्होंने बिट के बारे में भी समझाया था, है ना, कि घोड़ों को कौन सी बिट दी जाती है। हाँ। अब प्रदीप भाई, ये बिट का सिस्टम कहाँ से आया? जो नाच कूद डालते हैं, जो रिवाल चाल डालते हैं, तो ये जो ट्रेनर लोग आते हैं बहुत होशियार होते हैं। ये क्या करते हैं कि बिट वाली लगाम घोड़े के मुंह में डाल देते हैं। अब घोड़े का सबसे नाजुक हिस्सा होता है ये जबड़ा, अंदर वाला जबड़ा, और नोजल जिसको अपन नाक से नीचे की टुड्डी बोलते हैं, इसी से घोड़े कंट्रोल होते हैं। दूसरा, घोड़ों का सबसे नाजुक पॉइंट होता है उनके कान। बिल्कुल। तो ये 2 चीजें सबसे नाजुक और उनकी सबसे अति प्रिय होती है। ठीक है, कानों के भी हाथ लगाना वो पसंद नहीं करते। तो बोनी बनाने उस समय पुष्कर मेले के अंदर, मेला ग्राउंड के अंदर कैंप लगा के लगाम के बारे में, बिट के बारे में भी खूब समझाया कि घोड़ों को कभी भी कांटों वाली बिट ना लगाएं, सिंपल बिट लगाएं, एकदम सिंपल। प्लास्टिक की बिट भी आती है। अभी प्रदीप भाई, आप ये भी देखोगे कि अदंत बच्चों को लोग लगाम लगा देते हैं, बहुत सी बार। 18 महीने का बच्चा, उसके लगाम लगा दी कि साहब ये तो बदमाशी करता है। तो उसका कारण क्या है कि आप उसको प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे हो,
उसको रोज आप लंजिंग नहीं दे पा रहे हो, आप उसको रोज स्ट्रेट वॉक नहीं करा रहे हो, इस वजह से वो क्या है, जैसे ही आप उसको छोटे वाले होल्डर में निकालोगे वो धूम करेगा, तो आप सोचोगे कि यार अब इसके लगाम लगा दो ताकि कंट्रोल रहेगा। जैसे ही आप उसके ऊपर लगाम लगाओगे वो बच्चा क्या है, कई चीजें सीखने से वंचित रह जाएगा, जो उसकी खूबी है वो आपको खुलकर दिखाई नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब आपके अंडर कंट्रोल है, वो आपके रोब के कंट्रोल में है, वो कुछ भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। अगर वो होल्डर में है, अगर वो नेक रोब में है, तो वो अपनी एक्टिविटी वो आपसे फ्री है, वो दिखा सकता है। तो उसकी जो इंटरनल हैबिट्स है वो आपके सामने रोज फील्ड में आपके सामने खुलकर सामने आएगी। जब आप उसको रोज 1 घंटा लंजिंग में समय दोगे, लंजिंग के बाद उसकी हाफ आवर ग्रूमिंग में समय दोगे, तो घोड़े का माइनस और प्लस आपको अपने आप पता लगेगा कि मोरे घोड़ा किससे चिढ़ता है, किससे नहीं चिढ़ता है। मेरे सब कुछ, यानी कि घोड़े का आप पसंद है। उसके साथ में अगर मिलोगे, टाइम दोगे, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। राइट। तो अभी आप देखो नए नए जो पशुपालक हैं या पुराने जो है उनके लड़के ही संभालते हैं प्रदीप भाई। मैंने काफी फार्म विजिट किए हैं, ऐसे ऐसे भी ओनर देखे हैं जो खुद के घोड़े के पास नहीं जा सकते, खतरनाक रहते होंगे, बहुत बड़े ज्ञान देते हैं। हालांकि सिचुएशन भी होती है, कई बार घोड़े एग्रेसिव होते हैं, अपने पेडक में नहीं आने देते हैं, मालिक को भी नहीं आने देते हैं, वर्कर को भी नहीं आने देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उसको बाढ़ लाते हैं लगाम लगा के तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ये भी सोचेंगे कि यार वो उसका रुतबा होता है। जैसे शेर अपने दायरे में नहीं आने देता है, सांप अपने दायरे में नहीं आने देता है, काटता है, तो घोड़े का भी स्वाभाविक एक बिहेवियर है। कई घोड़ों में होता है, कई में नहीं होता है। तो बाकी का ये है कि जो जज वास्तव में रिंग के लायक हैं, उन जजों को भी रिंग में बुलाया इनवाइट करना चाहिए जाए। जो बेचारे बैठे हैं, जैसे पंजाब में काफी है, जैसे एक अभी देहांत हो गया उनका, जिन्होंने माजू की लाइन की शुरुआत करी थी, पुराने से बुजुर्ग। यानी कि जो अच्छे ब्रीडर हैं उनको रिंग में मौका दिया जाए। मैं कहता हूँ पुराने रिंग में नहीं बुलाया जाता, तो जो नई जो लोग रिंग करते हैं वो लोग उनको मौका दे। तो जिससे कि मेरे को, जहां तक अपने को मेरी राय है कि उनका रिंग का ही नाम अच्छा होगा। बाकी सब लोग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो मेरे से ज्यादा समझ सकते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या है प्रदीप भाई, घोड़ा जो है ना ये रतन है, और रतन को लेकर सब लड़ लेते हैं। बेटे और बाप में भी लड़ाई हो जाती है, माँ और बेटी में भी हो जाती है, साड़ा कंवर साहब में भी हो जाती है, तो भाई भाई में भी हो जाती है। घोड़ा चीज ही एक ऐसी है, बिल्कुल। जब तक आप इनके ऊपर एक प्यार से नहीं मिलोगे, इनके ऊपर अगर आप लालच मोह माया अगर आपकी है, तो आप घोड़े को लेकर सबके साथ में दगा करोगे। बिल्कुल। अगर आपने एक टारगेट सोच लिया है कि यार मैं तो ब्रीडिंग करके अपने को तो यार घर में 3 लाख की घोड़ी लाए, अपना घोड़ा खोला या लाए, बच्चा पैदा करके 5-6 में बेचूं, उससे ये नहीं कि घोड़ा और मालिक दोनों ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, में आ जाते हैं लोग। जो पशुपालक हैं, जो हॉर्स लवर आ रहे हैं, जो अपने आप को हॉर्स लवर कहते हैं प्रदीप भाई, वो 1.5 साल में ट्रेडर बन जाते हैं। अरे ट्रेडर खतरनाक वाले, ठीक है। अब दूसरे इनमें जैसे यूट्यूबर, अभी आप देखना नए चैनल वाले जिनके शायद 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए, लेकिन वो अभी मार्केट में डीलिंग कर रहे हैं, दलाल बन जाते हैं। और उनका भी, हालांकि उनका भी एक्शन गलत नहीं है, उनके पास में लोग फोन करते हैं, नहीं तो देखो, लालच अंदर से जगता है। अब देखो लालच तो क्या है, देखो ऐसे मैं 2 साल से मैं भी मार्केट में हूँ। बिल्कुल। अभी जैसे मैं आपके पास में, आप देखते हो सुबह से शाम तक मेरे पास कितने फोन आते हैं, है ना, तो मैं डायरेक्ट, आपको पता है, जैसे आदमी बोलता है कि बच्चा लेना, मैं अब 500 फोन आते, बहुत सी बार लोग कहते हैं यार प्रदीप जी आप तो सही से बात नहीं करते। आपने सही आंसर, एक बार अभी शायद कल फोन आया था, तो आपने सही आंसर दिया कि यार भैया देखो मैं सेल परचेस नहीं करता, मैं एक व्यापारी नहीं हूँ, और अगर आपको किसी के पास में घोड़ा पसंद आया है तो पैसे लो, अपनी गाड़ी उठाओ और सीधा उसके घर पे पहुंच जाओ, बस सीधी सी बात अपना। अब इसमें तीसरे को फोन लगाना, इनसे पूछना भैया ये बच्चा कैसा है, तो वहाँ पे पता लग जाएगा कि यार इस बच्चे। और मैं तो क्या है कि देखो किसी के पास में कितना भी अच्छा खड़ा बच्चा खड़ा क्यों ना हो, और कितना खराब भी क्यों ना खड़ा हो, मैं न तो अच्छे के बारे में बोलता, मैं तो अगर वो सीधा बोलता है मेरे को बच्चा लेना है, मैं तो या तो बोलता हूँ डायरेक्ट रॉन्ग नंबर है ना, क्योंकि भाई मैं दलाल हुई नहीं, तो मैं रॉन्ग नंबर ही बोलूंगा ना। अगर तेरे को वीडियो शूट कराना है, मैं खाली इतना काम करता हूँ। तेरे पास में इतने फोन आ रहे थे तो मैं बेटा सोच रहा था, मैंने कहा यार मेरे सामने एक दिन हुआ है प्रदीप भाई के पास में इतने फोन आ गए। अब उसी में आदमी कहते हैं ना, जगह कोई दूसरे ब्रीडर के पास में अगर ये बैठे हो और जिसके पास में 25 जानवर हो, फीलियां भी हो, बच्चे भी हो, सांड घोड़े भी हो, घोड़ियां भी हो, तो वो आदमी एक तरफ ये सोचेगा कि यार प्रदीप भाई इनको मेरे नंबर दे दो ना यार, मेरे पास में लाइन लगी है। मैं कभी किसी के नंबर नहीं देता किसी को, अच्छी बात है। मैं जैसे आपके पास में अभी बच्चा बिकाऊ है ना, जैसे उसी घोड़े का बच्चा मांग रहा हूँ, मेरे पास में फोन आएगा ना, तो मैं उसको बोलूंगा भाई मेरी नॉलेज में नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपना वही काम नहीं है, अपना वो दलाली वाला काम ही नहीं कर। क्योंकि आजकल क्या है, देखो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, हालांकि मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यूट्यूब फैमिली से,
पर आजकल क्या है कि जैसे कि लोग फोन करते हैं तो आदमी लालच में आ जाता है, तो यूट्यूब वालों भी क्या है नए लोगों को बहुत ज्यादा लुटवा रहे हैं, क्योंकि उनका कमीशन वहाँ सेट रहता है ना, साझा रहता है। वो बच्चा है किसी और का, उसको भी पता रहता है, लेकिन ये 6 महीने में बात आउट हो ही जाती है ना। पर उसको पता लग जाता है। पर तुम मेरे भी जो भाई हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हम सब एक ही फैमिली के। पर जो नए लोग आपके पास में एक भरोसे से फोन करते हैं, एक भरोसा है तब आपके पास में फोन करते हैं, तो आप मेरे हिसाब से जो आप कर रहे हो वो करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे को लगता है कि जो नए लोग आपके पास में कॉल कर रहे हैं उनका भरोसा मत तोड़ो। खुद के परिश्रम से अगर आप कोई चीज ढूंढोगे या कोई चीज खरीदोगे उसका अलग मजा होगा, और एक हराम की कमाई बैठे बैठे अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसमें स्वाद नहीं आता है। स्वाद हमेशा उसमें ही आएगा जिसमें आप मेहनत करोगे, सीधी सी बात है। बस लास्ट में मैं आप सारे लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। राइट, हमारा वीडियो हमेशा बड़ा चलता है, तो कृपया इसको ये ना सोचे कि यार आशु भैया तो केवल बातें लंबी करते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ही ऐसे रहते हैं और हम इसके कीड़े हैं। तो बस मैं आप सारे लोगों को लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जो भी लोग मेरे को देख रहे हो, छोटे बड़े, बस मेरी एक उनको सलाह भी नहीं बोल सकता और ये भी नहीं बोल सकता कि आप मेरे को फॉलो करो। बस मेरा एक सुझाव है कि रिंग में जो घोड़ा वास्तव में किस पोजीशन के लायक है उस घोड़े को पोजीशन दे, और जो रिंग में जो जज आते हैं वो भी ये कोशिश करें कि सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, वो सब चीज भूल के, हाँ सब चीज भूल के, और वो ये समझे कि सारे घोड़े अपने, फिर जजिंग करे। तो मेरे को लगता है कि जो रिंग का माहौल जिस तरीके से खराब हो रहा है, मेरे को लगता है कुछ ही टाइम में ये रिंग का माहौल बहुत बढ़िया हो सकता है। और एक बात और बोलूंगा प्रदीप भाई, कि जिस रिंग में जिस घोड़े को जिता दिया जाता है तो जजेस को उस ब्रीडर को हाथ जोड़ के निवेदन करना, एक पर्सनली निवेदन करना है, बड़ा छोटा नहीं होता है। इसमें कोई एज का इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई मान सम्मान का इफेक्ट नहीं है। उनको ब्रीडर को एक निवेदन देना है कि भाई हम जजेस हैं, हमने आपके घोड़े में बहुत अच्छी खूबी देखी है, इसको प्रथम स्थान दिया है। अब आपसे निवेदन है कि आप पैसों के लालच में, घोड़े के रिजल्ट के लालच में, जो उस घोड़े की कलर फॉर्म के लिए नहीं है, जैसे गर्रियां हैं, संजाब है, चंबी है, किसी पे भी छोड़ देना पैसों के लिए, फुलकारी है, ऐसी घोड़ियों पे मारवाड़ी घोड़ा ब्रीड ना करें। और अगर करे भी हैं लोगों ने तो उनके रिजल्ट एक बार आप घोर से देख लें। और उनको जब बड़ा करा, उनको वापस जब मारवाड़ी घोड़ा खोला तो वो रिजल्ट पिट चुके हैं। तो आगे जाके जिस फॉर्म को अपन झेल रहे हैं, बिल्कुल जिस फॉर्म के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, वो अपने पोतों के लिए वो फॉर्म रहेगी नहीं, बिल्कुल वो ब्रीड ही नहीं रहेगी। फिर पता लगेगा कि वापस थोरों को लाएं या वरेबीन ले आए या वापस अब सिंधियों को लाएं, क्योंकि अभी रेवाड़ का ज्यादा चल रहा है। तो अब सिंधी की ब्रीडिंग ना कर दे मारवाड़ी से, मेरे को ये डर लग रहा है। बस कोई नहीं, तो पता नहीं कान कैसे आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों लास्ट में मैंने जो आपको बातें बोली, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे पहले से सॉरी मांग लेता हूँ। पर यह है कि अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा जैसे कि मेरे को लगता है, तो जो रिंग का जो माहौल है वो हम काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अगले पार्ट में, ब्रेक के बाद।